हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। देखो, नीट के लिए रह गए हैं 7 महीने। अब 7 महीने में अब तक आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो गया होगा, तो अब थोड़ा सा सिलेबस रह रहा होगा और रिवीजन की ज़रूरत होगी। तो ये बेसिकली एक रिवीजन के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये सेशन पर्टिकुलरली उन डायग्राम्स के लिए है जो कि काफ़ी बार रिपीट हुई हैं आपके नीट के एग्जाम में। तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स लेके आऊंगी मैं आपके पास हर संडे शाम को 5 बजे। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि आप ये वाला सेशन मिस ना करें। हर संडे शाम को 5 बजे मैं आऊंगी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के साथ, क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उनसे लिंक करके अलग से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि ये सेशन मिस नहीं होना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं आपके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। अब देखो, डायग्राम से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल इसी चैप्टर की जो पहली डायग्राम है दैट इज आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम। ये डायग्राम अपने में इंपॉर्टेंट क्यों है? ये डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का सीक्वेंस बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा गया है आपके नीट में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप उठा के देखोगे तो रिपीटेडली इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ के साथ एल्वेलाई के स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट डायग्राम हो जाती है। तो इन दोनों डायग्राम को पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है, जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वो शुरू होती है हमारी 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के अंदर जाते हैं आपका नेजल चेंबर जो कि डिवाइडेड है। अब जब नेजल चेंबर की बात करें तो ये नेजल चेंबर आपके 4 फंक्शंस कर रहा है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला फंक्शन है ऑल्फैक्शन, है ना, स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, सब आपको पता चलता है। दूसरा फंक्शन आपकी जो एयर आप इनहेल करते हो उसमें डालता है मॉइस्चर। तीसरा फंक्शन है कि ये कंडीशनिंग ऑफ एयर भी कर रहा है, यानी कि ठंडी हवा आ रही है, यहां तक पता लगता है ठंडी हवा है, नीचे अंदर क्यों पता नहीं लग रहा है, क्योंकि ये उस हवा को आपके बॉडी टेम्परेचर के आसपास ले आता है। चौथा फंक्शन है कि आपके अगर आप नेजल चेंबर में प्रेजेंट होते हैं हेयर्स, है ना, जो कि डस्ट पार्टिकल को पकड़ के रख लेते हैं ताकि वो डस्ट पार्टिकल्स आपके लंग्स के अंदर ना जा पाए। नेजल चेंबर के बाद आते हैं आपके 2 और ऐसे नॉस्ट्रल्स जिनको हम लोग कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स। अब इंटरनल नॉस्ट्रल के बाद आता है एक पोर्शन जिसको हम लोग कहते हैं फेरिंग्स, और ये एक तरह का कॉमन पैसेज होता है जहां पर आपको फूड और एयर दोनों तरह के सब्सटेंसेस मिल जाएंगे, फूड भी मिलेगा, एयर भी मिलेगी। अब जैसे ही फेरिंग से थोड़ा नीचे आओगे तो वहां पर प्रेजेंट होता है लेरिंग्स जो कि कार्टिलेजिनस बॉक्स है। याद रखना है, बोनी नहीं है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है। इसमें इन टोटल देखा जाए तो पूरे 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं और 9 में से 3 पेयर्ड है और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं। ये आपका साउंड बॉक्स है, यानी कि जो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मेरे लेरिंग्स की वजह से सुन पा रहे हो। और लड़कों में इनमें से एक कार्टिलेज दैट इज थायराइड कार्टिलेज, वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है या बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से उनके अंदर एडम्स एप्पल की चीज अलग से दिखाई देती है जो कि लड़कियों में नहीं प्रेजेंट होती है। अब लेरिंग्स से जैसे ही नीचे जाओगे तो वहां पर प्रेजेंट होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो विंड पाइप है ये कवर्ड है एक स्ट्रक्चर से जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये भी कार्टिलेजिनस होता है। और इस स्ट्रक्चर का काम क्या है कि फूड को विंड पाइप के अंदर नहीं आने देना है। अब जब लोग विंड पाइप की इन पर्टिकुलरली बात करते हैं तो ये जो विंड पाइप होता है ना, इसके आसपास इस तरह की कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को मिल जाएंगी। अब ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ये होती है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या कर रही हैं, अगर ये ट्रैकिया है तो इस ट्रैकिया को होल्ड करने का काम ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स करती हैं ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, अब
अगर हम लोग बात करें कि ट्राकिया के अंदर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर सूडो स्ट्रैटिफाइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सीलिया, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को लंग्स तक नहीं पहुंचने देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेटा जी कि ट्राकिया के बाद क्या आता है, ट्राकिया के बाद आते हैं आपके ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई आती है। अभी ब्रोंकाई क्या चीज है? बेसिकली आपका ट्राकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, याद रखना है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे डिवाइड हो जाता है इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये डिवीजन आपका एक तरफ आपकी लेफ्ट लंग होती है और एक तरफ होती है आपकी राइट लंग। अब प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद आता है आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आता है टर्शरी ब्रोंकाई, और फिर आते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल। अब इनिशियल ब्रोंक्यूल पे मैं फोकस इसलिए कर रही हूं क्योंकि यहां तक, इस इनिशियल ब्रोंक्यूल तक आपको सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना बेटा जी, वो क्या होता है, वो इतना पतला हो जाता है कि अब उनको वो कार्टिलेजिनस रिंग होल्ड नहीं कर पाती हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आपका कंडक्टिंग जोन होता है। कंडक्टिंग जोन का मतलब है यहां पर किसी भी तरह की एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रही है, सिर्फ एयर कंडीशनिंग होती है, ठीक है। क्या हो रही है? सिर्फ एयर कंडक्ट हो रही है, और आपको क्या करा जाता है, लंग्स को बचाया जाता है कि उस तक कोई डस्ट पार्टिकल ना पहुंचे। तो क्या हो रहा है? कंडक्शन ऑफ एयर हो रही है, इसलिए टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक वाले एरिया को क्या बोला जाता है? कंडक्टिंग जोन बोला जाता है। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या है? एल्वेलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है। बट उससे पहले ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं ये आते हैं एक्सचेंज जोन में, यानी कि ये वो स्ट्रक्चर है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। अब जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है वहां पर मिलता है आपको स्क्वैमस एपिथेलियम। क्यों मिल रहा है? अब देखो, नॉर्मल सी बात है, अगर मुझे यहां से यहां जाना है ना, मुझे अगर इस चीज को पार करना है, तो अगर ये पतली होगी तो मैं इजीली पार कर लूंगी। अगर ये मोटी है मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन मोटी है, अगर टिश्यू मोटा है, थिकनेस ज्यादा है, तो डिफ्यूजन बहुत मुश्किल से होगी। इस वजह से जो आपके स्क्वैमस यानी कि थिन फ्लैट सेल्स होते हैं वो आपकी इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ताकि डिफ्यूजन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत इजीली हो सके। तो ये आपका जो सीक्वेंस है बेटा जी, ये आपको रखना है एकदम याद, ठीक है, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड कंसेप्ट में से आता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं आपकी एल्वेलाई की, तो एल्वेलाई को अगर आप देखेंगे ना बेटा, तो क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और क्योंकि ये आपका एक्सचेंज जोन है, यहां पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? यहां पर प्रेजेंट होता है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। तो एक लेयर प्रेजेंट है किसकी? स्क्वैमस एपिथेलियम की, फिर आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और फिर आपकी ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है जिसकी एंडोथेलियम लेयर प्रेजेंट होती है। अब क्योंकि आप, हमें क्या करना है? एक्सचेंज करना है ना, करेक्ट बोल रही हूं, एक्सचेंज करना है हमें ऑक्सीजन एल्वेलाई में आई है, एल्वेलाई से ब्लड में भेजनी है, तो एल्वेलाई की मेम्ब्रेन हमने स्क्वैमस की बना दी, और फिर अगर हम लोग एंडोथेलियम अगर कॉलमनर सेल की बना देंगे तो एक्सचेंज में कोई फायदा होगा? नहीं होगा। इसलिए एंडोथेलियम भी कैसी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है, ताकि आपका ऑक्सीजन गैस बहुत इजीली डिफ्यूज कर पाए और वो
एल्वलाई से कहां आ पाए, आपकी ब्लड में आ पाए और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वलाई में पहुंच पाए। इसलिए इन 3 लेयर्स को पार करते हुए आपका क्या जाता है, गैसेस मूव करती है और इनकी थिकनेस 0.25 mm से कम होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए, तभी अच्छे से क्या हो पाएगी, तभी अच्छे से डिफ्यूजन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएगी। क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो बताइए, तो जल्दी से मेरे को थम्स अप दे दीजिए कि यार इतना क्लियर है मैम, इतना अच्छे से क्लियर है। अब ये जो एल्वियोलर वॉल है ना, इसमें ये सिर्फ स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं होते, यहां पर कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि लेसिथिन बनाते हैं। अब ये लेसिथिन क्या है? लेसिथिन बेसिकली फॉस्फोलिपिड होता है और आपने ये बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। तो लेसिथिन क्या होता है? लेसिथिन होता है एक तरह का फॉस्फोलिपिड। ये एक्ट करता है एज अ सर्फेक्टेंट, ये सरफेस टेंशन को कम करता है ताकि एल्वलाई कोलैप्स ना हो। और जो स्मोकर्स होते हैं उनमें ये लेसिथिन कम होता जाता है, जिसके वजह से एल्वलाई कोलैप्स हो जाती है और उनकी लंग्स खराब हो जाती हैं। तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ नहीं करने का है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि लेसिथिन कब बन रहा है? लेसिथिन बनता है यहीं पर, एल्वलाई के सेल्स ही लेसिथिन बनाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है ताकि एल्वलाई कोलैप्स ना हो, क्योंकि अगर एल्वलाई कोलैप्स होगी तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दिक्कत आएगी, एक्सचेंज ऑफ गैस में दिक्कत आई, ऑक्सीजन सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसके वजह से हो जाएगी बहुत सारी दिक्कत। समझ गए? समझ गए? जल्दी बता दो, समझ गए? इतना तो समझ गए होंगे। चलिए, तो ये 2 बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं। इसके बाद जो तीसरा मेजर इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है ना, वो होता है ये। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, या पहले जो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो उसमें ये यहां से ये गायब कर देगा या यहां से ये गायब कर देगा, ठीक है, या फिर यहां पर कॉन्ट्रैक्टेड की जगह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के इसी डायग्राम से क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा, ठीक है, या फिर ये रेस की जगह डाउनवर्ड कर देगा। तो बेसिकली इस डायग्राम से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, है ना। स्टेटमेंट बेस्ड जो ऐसे डायग्राम में ABCD करके क्वेश्चन दे देता है, तो ये डायग्राम यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। जब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, तो देखो क्या हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी कि इनहलेशन और एक्सहेलेशन कैसे हो रही है। अब इनहलेशन की बात करी जाए, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अगर इनहलेशन की बात करी जाए तो यानी कि आपको एयर क्या करनी है, अपने अंदर लेनी है, ठीक है। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि एयर गैसेस हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ। पहला पॉइंट है, याद रखना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी आपकी एयर। दूसरा पॉइंट है कि प्रेशर जो है बेटा जी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। 2 पॉइंट याद हो गए? 2 पॉइंट याद हो गए? जल्दी बताओ, 2 पॉइंट याद हो गए? पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि आपकी गैसेस मूव करती है फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। दूसरा पॉइंट है कि आपका जो प्रेशर होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना ये कौन सा लॉ है जिसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और मुझे कमेंट दिखने चाहिए, ठीक है। अब देखो, इनहलेशन के टाइम पे हमें एयर कहां लेके आनी है? हमें लेके आनी है अंदर, ठीक है। तो टेक्निकली अगर हमें एयर अंदर लेके आनी है तो बाहर प्रेशर हाई होना चाहिए और अंदर प्रेशर लो होना चाहिए, तभी हाई टू लो फ्लो करेगी। अब अंदर के प्रेशर को कम करने के लिए हमें वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हमें पता है हमें प्रेशर कम करना है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। तो इनहलेशन के टाइम पे जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है और डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। थोरैक्स की वॉल्यूम क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रिब्स बाहर की तरफ आ जाते हैं, स्टर्नम बाहर की तरफ आ जाती है। अब स्पेस बढ़ गई है, वॉल्यूम बढ़ गई है, वॉल्यूम बढ़ गई है, तो अब प्रेशर तो बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब इसका साथ देता है आपका डायफ्राम। डायफ्राम का दूसरा नाम कौन सी मसल है ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में।
तो जो आपका डायफ्राम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो नीचे आ जाता है। क्या हो जाता है? इट गोज डाउन, फ्लैटन हो जाता है। यानी कि पहले जो ऐसी चीज थी, है ना, ऐसा था, अब वो क्या हो गया है? अब वो ऐसा हो गया है। कैसा हो गया बेटा? अब वो ऐसा हो गया है। यानी कि क्या बढ़ा दी है? वॉल्यूम फुल तरीके से बढ़ा दी है अपन लोगों ने, तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब जैसे ही अंदर प्रेशर कम होगा तो गैस भाग के कहां आएगी? अंदर आएगी। और इस तरह से होता है आपका इनहलेशन। इसी तरह से जब हम लोग एक्सलेशन की बात करते हैं तो यहां पर भी आपका जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है और जो आपकी डायफ्राम है, दोनों करती हैं रिलैक्स। जब रिलैक्स करेंगी तो रिब्स और स्टर्नम अपने वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। आपका डायफ्राम फिर से कैसा हो जाएगा? आपका डायफ्राम फिर से कैसा हो जाएगा? ऐसे अपवर्ड की तरफ मूव कर जाएगा। यानी कि अब क्या हो गया है? अब ये बेसिक इस तरह से हो गया है। अब जब ये इस तरह से होगा बेटा जी, तो अब देखो वॉल्यूम कम हुई या नहीं हुई? वॉल्यूम कम हुई है तो प्रेशर बड़ा होगा। एक्सलेशन में हमें क्या करना है? हमें गैस को बाहर निकालना है, हमें एयर को बाहर निकालना है, तो प्रेशर हमें अंदर ज्यादा चाहिए था। ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। वॉल्यूम बढ़ी तो प्रेशर तो ज्यादा हुआ ना। वॉल्यूम अगर कम हुई, वॉल्यूम अगर कम हुई तो प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो यहां पर वॉल्यूम हमने कम कर दी, प्रेशर हमने बढ़ा दिया। अब गैस भग के कहां जाएगी? बाहर को चली जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस समय होगा कम। ठीक है, तो मुद्दा यही है कि हाई टू लो मूव करवानी है तो इनहलेशन के टाइम पे हमें अंदर का जो प्रेशर है वो क्या करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा कम, ताकि बाहर से अंदर हवा आए। एक्सलेशन के टाइम पे हमें अंदर का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ताकि अंदर से बाहर हवा चली जाए। तो ये दो चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ये पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं, घुमा के पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट करी जाती है। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मैं डायग्राम को नहीं बोलूंगी, बट यहां पर कुछ चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने सोचा आपको पता होनी चाहिए। पता होगी भी, है ना, हमने ऑलरेडी काफी बार रिवीजन कर लिया है। अब वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके पास एनसीईआरटी में इस डायग्राम के नीचे एक टेबल दे रखा है ना। इस डायग्राम के नीचे एक टेबल दे रखा है जो कि है बड़ा इंपॉर्टेंट। कैसे? देखो, यहां पर आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है, यहां पर भी दे रखी है और यहां पर भी दे रखी है। और उस टेबल में हर जगह का पार्शियल प्रेशर बताया गया है। ठीक है, तो अब वो जो टेबल है और ये डायग्राम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शो कर रही है कि किस तरह से पूरी बॉडी में जो आपकी एयर है वो घूम रही है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या याद रखना है? इनमें आपको याद रखना है, पहला पॉइंट वही है कि गैस जो है वो हाई से लो की तरफ मूव कर रही है बेटा जी। ठीक है, पहला क्या है? हाई टू लो मूव कर रही है। दूसरा, अगर गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, अगर वो गैस आपके ब्लड में बहुत इजीली घुल मिल सकती है, तो वो बहुत अच्छे से एक्सचेंज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाते हो, जब आप जाते हो तो आप एक ग्रुप ढूंढते हो। मान लो वहां पर 2 ग्रुप है, ए ग्रुप है और बी ग्रुप है। ए ग्रुप में आपकी ऐसे बन नहीं रही है ना, तो आप अगर उस ग्रुप के साथ आपकी बन नहीं रही तो आप घुल मिल नहीं पाओगे, घुल मिल नहीं पाओगे तो बाहर घूमने नहीं जा पाओगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे। और वहीं पर बी ग्रुप है जहां पर आपकी मस्त आपकी वाइब मैच हो रही है, यानी कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो आप घूम फिर पाओगे, बाहर जा पाओगे, एंजॉय कर पाओगे, अपना काम कर पाओगे। ठीक है, इसी तरह से सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो आपका एक्सचेंज भी ज्यादा होगा। और तीसरा पॉइंट है कि मेम्ब्रेन की थिकनेस होनी चाहिए कम, ताकि डिफ्यूजन, वही स्क्वैमस एपिथेलियम वाली चीज जो है वो बहुत इजीली हो सके। अब यहां पर आपको देखो, यहां पर अगर आप देखोगे ना तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वलाई के अंदर क्या है? ज्यादा है ना। एल्वलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर क्या है बेटा जी? ज्यादा है ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है कम, है ना। अब देखो, हमने क्या बोला? हाई टू लो मूव कर रही है, तो यहां पर 104 है
है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वलाई का, कहां एल्वलाई के अंदर कितना है, 104 है बेटा जी। अब ये कहां जाएगा, अब ये जाएगा यहां पर सिस्टमैटिक आर्टरीज में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ले जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 95 है, तो ये फिर हाई टू लो हुआ ना, 104 से 95 पे आई। अब 95 से अब ये कहां जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड में कितना पार्शियल प्रेशर है, 40 है भैया। तो 95 से 40 में गया या नहीं गया, गया ना। तो आप खुद देखो, इस तरह से ये हाई टू लो मूव करती है। और ये जो आपकी पार्शियल प्रेशर के नंबर्स है, ये जो वैल्यूज है, वो जो टेबल है, टेबल 14.1 यहां लिख भी देती हूं ताकि तुम्हारी बुद्धि में बसा रहे। कौन सा टेबल, टेबल 14.1 में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यूज है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर वैल्यू नहीं बोलेगा, एग्जामिनर सीधे ये बोलेगा दैट, फॉर एग्जांपल, दैट partial pressure of oxygen is more in alveoli than the carbon dioxide। ठीक है, अब आप मुझे बताओ सही है या नहीं सही है, हाँ या ना लिख के भेजो। अब दूसरी स्टेटमेंट ये है कि दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन दी कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बोलो कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो अगर आपके दिमाग में ये वैल्यूज पूरी तरह से सेट है तो कंफ्यूज होने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो ये जो आपकी वैल्यूज हैं बेटा जी, ये आपको याद रखनी है टेबल 14.1 की, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी बेटा जी मेरे को मतलब मौका मत छोड़ो, कोई भी ऐसा पॉइंट मत छोड़ो यार ये छोड़ देता हूं, नहीं छोड़ना कुछ भी। तुम्हें नहीं पता एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन डाल देगा, पूरी एनसीईआरटी में कहीं से भी उठा के क्वेश्चन डाल देता है, समरी से तक लाइंस आती हैं। ठीक है, तो बेटा जी आपको ये सेशन रेगुलरली अटेंड करने हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली अगर आप ये चीजें अटेंड कर रहे हैं तो बेटा जी कुछ हो सकता है, वरना तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे वो बच्चे नहीं चाहिए जो कि एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, फिर चौथे दिन भूल जाएंगे, मैडम टाटा बाय बाय। अगर आप कंसिस्टेंटली आते हो तो ये मेरी गारंटी होती है कि मैं आप तक बेस्ट से बेस्ट चीज पहुंचाऊं और आपका सिलेक्शन हो। लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी और मेरी तरफ से, दोनों तरफ से होनी चाहिए। ऐसे ही आपको इन चैप्टर्स के माइंड मैप भी डॉक्टर्स अड्डा के चैनल पे मिल जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, 11th और 12th का अलग अलग माइंड मैप मिल जाएगा जूलॉजी के। आपके फिजिक्स के माइंड मैप चल रहे हैं जो कि आज संडे को ही होते हैं, है ना, संडे को ही 12 बजे फिजिक्स के माइंड मैप लेके आती हैं अर्शप्रीत मैम, वो भी देखा करो। क्वेश्चन सीरीज चल रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज करवा रही हैं अर्शप्रीत मैम फिजिक्स के, जो कि डेली 12 बजे होती है। और मेरा भी सेशन होता है जो कि स्टार्ट हो रहा है कल से, जहां पर हम लोग कर रहे हैं बहुत सारे पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो उस सेशन में भी आपको जुड़ना है, हर शाम को, है ना, हर शाम को आपको सेशन में जुड़ना है। इतनी सारी चीजें हैं, हर तरह से आपके लिए कोशिश करी जा रही है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि फिर से बोल रही हूं डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, लिखवा के ले लो। ठीक है, तो अब मिलते हैं विद नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट संडे, ताकि आपका रिवीजन भी चलता रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू सून with the next video.